शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे 14 जून 1945 को नई दिल्ली में महामहिम बाबा साहेब द्वारा एक भाषण दिया जाता है। और ये भाषण चूंकि आपको मालूम है 1945 में ठीक भारत के आज़ाद होने से ठीक पहले के घटनाक्रम को हम आपके समक्ष रखेंगे। भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद किस तरह से क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे भारतीय संविधान की बात यहाँ पर हो रही है, किस तरह के प्रस्ताव यहाँ पर ब्रिटिश महामहिम बाबा साहेब द्वारा रखे गए हैं और उन प्रस्तावों को भारतीय बनने वाले भारतीय संविधान के संबंध में क्या संबंध है, क्या योगदान है, ये भी आज के अम्बेडकर संदेश में हम लोग समझेंगे। आज पूरी तरह से अम्बेडकर संदेश 14 जून 1945 को महामहिम बाबा साहेब के भाषण को लेकर है, उन्हीं को समर्पित है। लेकिन चूंकि बाबा साहेब का भाषण ये संसद में दिया गया भाषण है, महत्वपूर्ण भाषण है, ऐतिहासिक जानकारी से पूरी तरह से लैस है। ऐसे में ऐतिहासिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो अम्बेडकर संदेश अंत तक आपको बात कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का अम्बेडकर संदेश 62 डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 392 से 395 तक हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। वर्तमान राजनीतिक स्थिति एवं भारत की पूर्ण स्वायत्तता के लक्ष्य की ओर भारतीयों को आगे बढ़ने की दिशा में सहायक होने के लिए जो प्रस्ताव बनाए गए हैं, भारतीय राजनीतिक नेताओं के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मुझे अधिकृत किया है। ये बात किसने कही है? महामहिम बाबा साहेब द्वारा भाषण दिया जा रहा है। वो ये बात कहते हैं कि इस समय इन प्रस्तावों पर भारत सचिव संसद में स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। इस घोषणा द्वारा उन प्रस्तावों को आपके सामने स्पष्ट करना है और इसके पीछे सरकार का क्या विचार है और किस ढंग से इन प्रस्तावों को लागू करना है, ये स्थिति भी स्पष्ट करनी है। आगे अपना स्पीच कंटिन्यू करते हुए महामहिम बाबा साहेब कहते हैं कि संवैधानिक समझौते को लागू करने के लिए यह प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार को आशा थी कि भारतीय पार्टियों में नेतागण सांप्रदायिक समस्या जो एक बड़ा रोड़ा है को हल करने की दिशा में किसी समझौते पर स्वयं सहमत हो जाएंगे, परंतु यह आशा पूरी नहीं हुई। इस समय भारत को बड़ी समस्याएं हल करनी है, जिसके लिए सभी दलों के नेताओं के सामान्य सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए मैं ब्रिटिश सरकार के समर्थन के साथ भारत के केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तर के सभी नेताओं को नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन करने के लिए उनके साथ परामर्श करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। नई प्रस्तावित काउंसिल में सभी प्रमुख समुदायों के प्रतिनिधि होंगे और हिंदुओं तथा मुसलमानों का अनुपात में प्रतिनिधित्व होगा। यदि काउंसिल का गठन हो जाता है तो यह काउंसिल वर्तमान संविधान के अंतर्गत कार्य करेगी, परंतु यह पूर्णतया भारतीय काउंसिल होगी। केवल बाबा साहेब और कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो युद्ध सदस्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। ये भी प्रस्तावित किया जाता है कि विदेशी मामलों का विषय जो अभी तक बाबा साहेब के पास था, जो अब काउंसिल के भारतीय सदस्यों को सौंप दिया जाए। ब्रिटिश सरकार का एक और प्रस्ताव है, वह यह कि भारत में अन्य उपनिवेशों के समान ब्रिटिश हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाए, जो भारत में ग्रेट ब्रिटेन के व्यापारिक एवं अन्य हितों के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें। आप देखेंगे कि इस नई गठित एग्जीक्यूटिव काउंसिल से स्वायत्त शासन का मार्ग प्रशस्त होगा। वह काउंसिल अधिकांश रूप में भारतीय होगी और वह पहला अवसर है कि वित्त एवं गृह सदस्य अब भारतीय होंगे और अब तो भारत के विदेशी मामलों का प्रबंध भी भारतीयों के हाथ में होगा। गवर्नर जनरल अब राजनीतिक नेताओं के परामर्श से सदस्यों का चुनाव करेंगे, तथापि उनकी नियुक्ति पर ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति अवश्य ली जाएगी। वह काउंसिल वर्तमान संविधान के अंतर्गत कार्य करेगी और गवर्नर जनरल के अपने संवैधानिक नियंत्रक अधिकार के क्रियान्वयन पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।
परंतु अनावश्यक रूप से ऐसे अधिकार का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकेगा। मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि इस अंतरिम सरकार के गठन से अंतिम रूप से संवैधानिक समझौता नहीं हो जाएगा। इस नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये मुख्य कार्य होंगे। क्या कार्य होंगे नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जा रहा है मेरे साथियों। प्रथम तो यह कि जापान के साथ छिड़े युद्ध का पूरी शक्ति के साथ सामना कर उसे पूर्णतया पराजित करना। एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला कार्य है पूरी शक्ति के साथ, जो इस समय युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आपको मालूम है 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला है, जिसमें अंग्रेजों के यानी कि ब्रिटिश सरकार की बड़ी भूमिका थी। जापान के साथ लगातार ये युद्ध जारी है। तो उसी संदर्भ में वो कहते हैं कि जो नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी भारत के अंदर, उसका कार्य क्या होगा? उसका कार्य होगा जापान के साथ छिड़े युद्ध का पूरी शक्ति के साथ सामना कर उसे पूर्णतया पराजित करना। और दूसरा यह कि युद्ध समाप्ति के बाद सभी दिशाओं में प्रगति करने के लिए ब्रिटिश सरकार को उस समय तक चलते रहने दिया जाए जब तक कि नया से स्थायी संविधान सर्वसम्मति से लागू नहीं कर दिया जाता। तीसरा कार्य यह होगा कि ये सरकार के सदस्यों को ये विचार करना संभव होगा कि ऐसी सामान्य सहमति के प्राप्त करने का क्या रास्ता निकाला जाए। तीसरी समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसे पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न तो मैंने और न ब्रिटिश सरकार ने लंबी अवधि के हल की अनदेखी कर दी है। ये वर्तमान प्रस्ताव लंबी अवधि के हल को और आसान कर देंगे। मैंने ऐसी काउंसिल का गठन करने के लिए अच्छे तरीके सोच रखे हैं और वायसराय लॉज ने इसके लिए मुझे परामर्श देने के लिए निम्नलिखित को निमंत्रण देने को मैंने निश्चय किया है। किसे किसे आमंत्रण भेजा गया है नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने के लिए, आइए जान लेते हैं। वे लोग जो इस समय प्रांतीय सरकारों में प्रधानमंत्री हैं अथवा धारा 93 के तहत 93 के अंतर्गत अब प्रांतों में प्रधानमंत्री के पद पर हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और सेंट्रल असेंबली के मुस्लिम लीग के डिप्टी लीडर, काउंसिल ऑफ स्टेट में कांग्रेस पार्टी के नेता और मुस्लिम लीग के नेता, सोशलिस्ट पार्टी के नेता और असेंबली में यूरोपियन ग्रुप के नेतागण। श्री गांधी और श्री जिन्ना जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेता हैं। राय बहादुर एन शिवराज, ध्यान दीजिएगा, राय बहादुर एन शिवराज अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में और सिखों के प्रतिनिधि के रूप में मास्टर तारा सिंह। इन महानुभावों को आज निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं और यह प्रस्तावित किया जाता है कि 25 जून को शिमला में, जो दिल्ली की अपेक्षा अधिक ठंडा स्थान है, वहाँ एक सभा के लिए एकत्र हों। मुझे विश्वास है कि सभी निमंत्रित महानुभाव सभा में भाग लेकर मेरी सहायता करेंगे। भारत के भावी समझौते की ओर प्रगति के इस प्रयत्न के लिए मेरा तथा उन सभी नेताओं का महान उत्तरदायित्व है। यदि सभा सफल हो जाती है तो मुझे आशा है कि केंद्र में हम नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण करने के लिए सहमत हो सकेंगे। मैं ये भी आशा करता हूं कि इससे मंत्रालयों को प्रथम कार्य करना संभव हो सकेगा और प्रांतों में संवैधानिक अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत मिलीजुली सरकारें बनाना संभव हो सकेगा। यदि दुर्भाग्यवश बैठक असफल हो जाती है तो हमें फिलहाल उस समय तक अपना कार्य करते रहना है जब तक कि सभी दलों के लोग पास नहीं आ जाते। वर्तमान एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसने भारत के लिए ऐसा मूल्यवान कार्य किया है कि यदि अन्य व्यवस्थाओं पर सहमति नहीं हो पाती है तो यही काउंसिल अपना कार्य करती रहेगी। परंतु हमें पूरी आशा है कि यदि सभी दलीय नेतागण आपस में तथा मेरे साथ ईमानदारी से समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न करेंगे तो सभा में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि इस प्रस्ताव के पीछे सभी ब्रिटिश नागरिकों तथा यूनाइटेड किंगडम के नेताओं की भारत को उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करने की सदिच्छा छिपी हुई है। मुझे विश्वास है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक कदम नहीं बल्कि सही पथ पर एक बड़ी छलांग है। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बस कुछ और बाकी है, लेकिन बीच में हम आपको रोक रहे हैं। रोक इसलिए रहे हैं कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्सर हमने देखा है जो डाटा निकालते हैं वीडियो का, तो उसमें हम ये देखते हैं कि लोग अम्बेडकर संदेश वाच तो करते हैं बड़ी संख्या में, और उसमें जो नए साथी हैं वो भी वाच करते हैं, लेकिन अम्बेडकर संदेश को वाच करने के बावजूद वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। ये बड़ी चिंता की बात है। आइए बढ़ते हैं आगे। मुझे ये स्पष्ट कर देना है कि यह प्रस्ताव केवल ब्रिटिश इंडिया को प्रभावित करेंगे
और उनसे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति और अपनी काउंसिल से परामर्श करने के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य जो अभी नजरबंद हैं उन्हें तुरंत मुक्त कर देने के आदेश दे दिए गए हैं। मेरा प्रस्ताव है कि वे लोग जो 1942 में तोड़फोड़ की कार्रवाई के कारण नजरबंद हैं, नई केंद्रीय सरकार की यदि स्थापना हो जाती है तो अंतिम निर्णय लेने के लिए उस पर तथा प्रांतीय सरकारों पर जोर दिया जाए। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के नए चुनावों के लिए उचित समय पर वाद विवाद सभा में ही किया जाएगा। अंत में मुझे यही कहना है कि यदि हम प्रगति करना चाहते हैं तो विश्वास एवं सद्भावना का वातावरण बनाना नितांत आवश्यक है। भारतीय इतिहास के इस नाजुक समय में ब्रिटिश नागरिकों एवं भारतीय नेताओं को सद्बुद्धि एवं समझदारी तथा उनके कार्यकलाप पर इस महान देश और उसकी करोड़ों जनता का भाग्य निर्भर करता है। भारत के वीर सैनिक प्रशंसा के क्षेत्र में जितने ऊंचे स्तर के इस समय हैं पहले कभी नहीं थे। देश के कोने कोने से आए अस्पृश्य सैनिकों को धन्यवाद देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में भारत के प्रतिनिधियों की राजनीतिक जागरूकता उभर कर संसार के सामने आई है। भारत की खुशहाली की ओर प्रगति करने के उत्साह के लिए जो सहानुभूति सबके मन में आज है पहले कभी नहीं थी। भारत ये सब आसान काम नहीं है, परंतु ये सब आसान काम नहीं है। इतनी शीघ्रता से इसे नहीं किया जा सकता। हमें बहुत कुछ करना है और तमाम चढ़ाव उतार एवं खतरों का सामना करना है। सभी क्षेत्रों में कुछ बातों को साफ कर देना और भुला देना है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं भारत के भविष्य में उसके महान बनने में विश्वास करता हूं। मैं आप सभी लोगों के सहयोग और सद्भावना की आकांक्षा करता हूं। इतना सुंदर वाक्य के साथ यहाँ पर महामहिम बादशाह का ये 14 जून 1945 का भाषण समाप्त होता है। मेरे साथियों, अगले अंबेडकर संदेश में हम श्री गांधी का बयान लेकर उपस्थित होंगे। महामहिम बादशाह का जो भाषण हुआ उस पर आखिर श्री गांधी जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये जानने के लिए अगले अंबेडकर संदेश का इंतजार करना होगा। आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि जब सभी नेताओं को यहाँ पर नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने के लिए महामहिम बादशाह की तरफ से आमंत्रित किया जा रहा था, ब्रिटिश सरकार की तरफ से आमंत्रित किया जा रहा था, तो आपको आज के अंबेडकर संदेश में बताना है कि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर जरूर आप दे पाएंगे अगर आपने ध्यान से अंबेडकर संदेश को सुना है। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ, अनुरोध के साथ कि अंबेडकर संदेश जरूर कम से कम एक व्यक्ति को भेजिए। एक ग्रुप पर नहीं भेज सकते कोई बात नहीं, लेकिन कोई ऐसे एक व्यक्ति को, अंबेडकरवादी मिशनरी साथी को भेजिए जो वास्तव में अंबेडकर मिशन के प्रति या अंबेडकर मिशन के प्रति सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। निश्चित ही आपके संपर्क में ऐसे साथियों की लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन हम एक साथी को भेजने की उम्मीद आपसे करते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी का सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।